गुड डे स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर स्मिता शर्मा और मैं आपको बीएससी पार्ट 1 का पेपर फर्स्ट पढ़ा रही हूँ, जिसमें हम फर्स्ट यूनिट कर चुके हैं। अब हम सेकंड यूनिट शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसमें एक ही चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत। तो इस चैप्टर के इससे पूर्व हमने एक लेक्चर पढ़ लिया है। उस लेक्चर में मैंने एक जनरल डिस्कशन किया था कि माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट और आपेक्षिकता का सिद्धांत के पीछे जो हिस्ट्री थी, जो इतिहास था, उसके बारे में थोड़ी सी हमने चर्चा करी थी कि ये सिद्धांत क्यों उत्पन्न हुआ और ये प्रयोग क्यों किया गया था। इसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। आज हम इस प्रयोग को समझेंगे, कैसे किया और इस प्रयोग से हमें वास्तव में क्या प्राप्त हुआ, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो माइकलसन मोर्ले ने जो प्रयोग किया था वो व्यतिकरण के सिद्धांत पर आधारित है और इन्होंने माइकलसन और मोर्ले ने जो इंस्ट्रूमेंट बनाया था उसको माइकलसन मोर्ले इंटरफेरोमीटर कहते हैं, व्यतिकरण मापी कहते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बेसिकली करा क्या था, उन्होंने करा था कि पृथ्वी पर एक उपकरण रखा हुआ है, ठीक है, और उसमें से दो प्रकाश की, मतलब उस उपकरण पर दो प्रकाश की तरंगे अध्यारोपित करी थी। अब वो अध्यारोपण करने से पहले वो प्रकाश की तरंगे कहाँ से आ रही हैं, उसके लिए उन्होंने क्या करा, एक तो पृथ्वी की गति की दिशा में एक तरंग को भेजा और दूसरी जो है प्रकाश की तरंग वो पृथ्वी की गति के लंबवत दिशा में भेजी जाती है और दोनों तरंगे एक निश्चित दूरी पर रखे हुए दर्पणों से परावर्तित होती है और फिर उसके बाद वापस परावर्तन के पश्चात वापस लौट के आती हैं, अध्यारोपित होती है और दूरदर्शी में व्यतिकरण प्रतिरूप उत्पन्न करती हैं। कुछ ये है उसका बेसिक प्रिंसिपल था, इस तरीके से उन्होंने करा था। तो इससे उन्होंने, उनका जो मुख्य उद्देश्य था ये चीज करने का, वो उद्देश्य क्या था, उनका मुख्य उद्देश्य था ईथर के सापेक्ष पृथ्वी का वेग ज्ञात करना। और कैसे, उन्होंने ये कहा था कि पृथ्वी की गति के अनुदिश, यानी पृथ्वी जिस दिशा में चल रही है उसी दिशा में एक प्रकाश की तरंग भेजें और एक गति के लंबवत दिशा में किरण को भेजें, तो दोनों के मध्य कोई पथांतर होगा, पार्ट डिफरेंस होगा, देयर विल बी सम पार्ट डिफरेंस बिटवीन द टू रेज। और वो जो पार्ट डिफरेंस है उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ फ्रिंजेस डिस्प्लेस्ड इन टेलीस्कोप, दूरदर्शी में फ्रिंज विस्थापन की संख्या ज्ञात करके हम ईथर के सापेक्ष पृथ्वी का वेग ज्ञात कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से ये जो प्रयोग है ये हमने मतलब ये माइकलसन मोर्ले ने क्यों किया था, क्योंकि वो पृथ्वी का वेग ज्ञात करना चाहते थे ईथर के सापेक्ष। तो अब हम इसका उपकरण पहले समझ लेते हैं, फिर हम उन्होंने कैसे इस चीज को किया वो हम समझेंगे। तो माइकलसन मोर्ले का अगर हम ब्लॉक डायग्राम के फॉर्म में देखें तो बेसिकली, वैसे तो ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है तो एक एनक्लोजर में, और वो एक एक्चुअल पिक्चर इसकी अलग तरीके की होगी, लेकिन बेसिकली व्हाट इज द बिहाइंड, उसका हम एक स्केच बनाए तो कुछ इस तरीके का हमारा उपकरण दिखाई देता है। सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। एस जो है वो एक सोर्स है, स्रोत है, जहाँ से प्रकाश आपका आपतित हो रहा है, ठीक है। उस प्रकाश को, क्योंकि ये स्प्रेड हो रहा है चारों दिशाओं में, तो इसके आगे एक लेंस L लगा दिया जाता है। ये एक उत्तल कॉन्वेक्स लेंस है। ये लेंस क्या करता है, इस लेंस के फोकस पे इस सोर्स को रखा जाता है, जिससे प्रकाश, जो इससे निकलने वाला जो प्रकाश है, लेंस पर आपतन के बाद समानांतर हो जाता है, यानी सोर्स इज केप्ट एट द फोकस ऑफ द लेंस and after passing through this lens it gets parallel। तो रेज जो है वो पैरेलल हो जाती है, जैसा हमने लेंस के थ्योरी में पढ़ रखा है। अब ये जो पैरेलल रेज हैं ये आती हैं, सामने एक आपकी प्लेट रखी हुई है। अब ये जो प्लेट है
ये सेमी सिल्वर्ड है, आंशिक रूप से सिल्वरिंग रजित अर्ध रजित प्लेट कहलाती है, ये उस पर आपतित होती है। अब उसके बाद क्या होता है, ये जो किरणें हैं ये इसके ऊपर से कुछ तो इस वाली, क्योंकि हाफ सिल्वर्ड प्लेट है तो इसमें से कुछ हिस्सा तो पारगमित हो जाता है यानी ट्रांसमिट हो जाता है, और कुछ हिस्सा यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। तो जो पारगमित हो जाता है वो तो इधर इस दिशा में चलता है, और जो परावर्तित होता है, रिफ्लेक्ट होता है, वो इस दिशा में चलता है। ठीक है। अच्छा, अब ये दो, मतलब एक किरण के दो हिस्से हो गए, एक ट्रांसमिटेड वेव और एक रिफ्लेक्टेड वेव, पारगमित किरण और परावर्तित किरण। अब ये परावर्तित किरण ऊपर जाती है, यहाँ एक M1 दर्पण रखा हुआ है, एक मिरर रखा हुआ है। मिरर से वो टकराने के पश्चात वापस लौट के आती है। ऐसे ही इधर वाली जो किरण है वो क्या है, वो सीधी जाती है, M2 एक दर्पण रखा हुआ है, उससे परावर्तित होती है, रिफ्लेक्ट होती है और वापस लौट के आती है। दोनों तरंगे यहाँ पर वापस से लौट कर आती है दर्पण से टकराने के पश्चात, और यहाँ पर अध्यारोपित होती है, सुपर इम्पोज होती है। सुपर इम्पोजिशन से उनमें इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होता है, व्यतिकरण उत्पन्न होता है। उस व्यतिकरण की जो फ्रिंजे हैं वो यहाँ T दूरदर्शी रखा हुआ है, उसमें हम देखते हैं। तो बेसिकली एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरीके से है। अब इसके अंदर एक चीज मैंने अभी डिस्कस नहीं करी, वो डिस्कस क्या नहीं करी, मैंने P' प्लेट के बारे में कुछ नहीं कहा। ये P' प्लेट हमने क्यों लगाई है ये हम अभी समझ लेंगे। तो हम इसको देख लो, जो चीजें हमने अभी पढ़ी हैं वो एक बार वापस ब्रीफली कर लेते हैं। S जो है एक वर्णी प्रकाश स्रोत है, L के फोकस पर रखा हुआ जाता है जिससे प्रकाश समानांतर हो जाता है। अब इसके अंदर दो तीन चीजें मैंने यहाँ छोड़ दी, वो अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये कि ये जो सोर्स है ये एक वर्णी प्रकाश है। ये जो P प्लेट है ये अर्धरजित कांच की प्लेट है जो कि 45 डिग्री के कोण पर झुकी हुई रहती है। ठीक है। प्लेट P पर क्या होता है, प्लेट P पर जो प्रकाश है वो दो भागों में विभक्त होता है। तो ये जो इस तरीके का जो भागों में विभक्त होता है उसको हम कहते हैं आयाम विभाजन, एम्पलीट्यूड, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। और डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड से आपको क्या मिलती है, एक ही तरंग की दो तरंगे हो जाती हैं, तो दोनों ही कोहेरेंट वेव्स होंगी, दोनों ही कला संबद्ध तरंगे होंगी। अब हमें पता है, यहाँ पर मैंने कहा था कि ये दोनों अध्यारोपित होकर व्यतिकरण करती है, लेकिन व्यतिकरण उत्पन्न करने के लिए हमें कला संबद्ध स्रोत तरंगे चाहिए। तो इस प्रकार से आयाम विभाजन के द्वारा, एम्पलीट्यूड डिवीजन के द्वारा हमारे इसके अंदर कोहेरेंट सोर्सेस हमारे को या कोहेरेंट वेव्स हमें मिलती हैं। उसके पश्चात P1 और P2 से ये दोनों दर्पण से परावर्तित होकर पुनः P पे पहुंचती हैं। अब इसमें चक्कर ये है कि इस तरीके से जब इनको भेजा जाता है तो किरणों का जो पथ है वो हमारा बराबर नहीं होता। तो बराबर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, दोनों दर्पणों को बराबर दूरी पर रख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इनका जो पथ है इनको हम समान दूरी पर रख देते हैं, लेकिन उसके पश्चात भी इनका जो पथ है वो समान नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि जो परावर्तित किरण है ये दो बार इस प्लेट में से गुजरती है, जबकि पारगमित किरण एक ही बार इस प्लेट में से गुजरती है। इसलिए इन दोनों का जो पथ है वो समान नहीं हो पाता। तो इस चीज से बचने के लिए, इनका पथ समान करने के लिए हम एक प्लेट और लगाते हैं जिसको हम P' कहते हैं। इसको हम कहते हैं प्रतिकारी प्लेट, कंपनसेटिंग प्लेट। जो जैसे यहाँ से किरण आई, इसके अंदर यहाँ से परावर्तित हुई, फिर ये इसके अंदर से गुजरी, यहाँ पर पहुंची, फिर ये इसके बाद यहाँ से आई, तो ये दो बार गुजरती है इसके अंदर से। और जबकि पारगमित किरण एक ही बार निकलती है। तो इस चीज को बराबर करने के लिए प्रतिकारी प्लेट लगाई जाती है।
और इनका जो डिस्टेंस है इनको भी हम पेचों की सहायता से M1 M2 को एडजस्टेबल होते हैं ये मिरर्स, इनको हम एडजस्ट कर सकते हैं और ये संपूर्ण को एक पारे से भरे पात्र में रख देते हैं। तो ये तो हमारा हो गया माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट का जो उपकरण है वो किस प्रकार का है वो देख लेते हैं। अब हम इसकी कार्यविधि समझेंगे। तो कार्यविधि इसके लिए देखो, कार्यविधि हम दो भाग में करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, इस तरंग को लेते हैं। ये जो तरंग है ये यूं चल के जा रही है और दर्पण से टकराने के बाद वापस लौट के आ रही है। हम ये मान लेते हैं ये जो तरंग है इसी दिशा में अपनी पृथ्वी भी गति कर रही है। तो यानी ये जो तरंग है ये पृथ्वी की गति की दिशा में एक बार तो उसकी दिशा में चलती है और एक बार उसकी विपरीत दिशा में चलती है। तो पहले हम इसका अध्ययन करेंगे, बाद में इस वाली तरंग का अध्ययन करेंगे। तो पहले हम इस तरंग का अध्ययन करते हैं। ये मैंने इसको ब्रीफली डायग्राम में यहाँ पर शो करा हुआ है। तो उपकरण को इस प्रकार संबंधित किया जाता है कि भुजा PM2 पृथ्वी के वेग की दिशा में और PM1 पृथ्वी की गति के लंबवत दिशा में हो, ये अपन ने समझ ही लिया है। और दर्पण M2 को आगे पीछे खिसकाकर दोनों का जो पथ है वो समान कर लेते हैं और ये मान लिया जो PM1 या PM2 दूरी है वो हमारी स्मॉल d से डिनोटेड है। तो यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो स्मॉल d हो गई। यदि ईथर के सापेक्ष पृथ्वी का वेग v है, तो अब हमने ये मान लिया पृथ्वी जो है ईथर के सापेक्ष चल रही है, ईथर स्टेशनरी मान रखा था और उसके सापेक्ष जो पृथ्वी है वो v वेग से गतिमान है, ये हमने सपोज कर लिया। और ईथर में प्रकाश का वेग c है, ये भी हमने ले लिया। तो अब क्या होगा, एक बार तो वो इस दिशा में चलेगी तो v भी इसी दिशा में है और प्रकाश की तरंग भी इसी दिशा में है। तो PM2 दिशा में उपकरण के सापेक्ष प्रकाश का वेग कितना दिखाई देगा, c माइनस v होगा, है ना। ये रिलेटिव वेलोसिटी हम ऐसे ही निकालते हैं, एक के सापेक्ष अगर दोनों समान दिशा में हो तो c माइनस v हो जाता है और विपरीत दिशा में हो तो c प्लस v हो जाता है। तो क्या होगा, पहले तो c माइनस v हो जाएगा और जब वो लौट के आएगी यानी जब वो प्रकाश की तरंग यहाँ से परावर्तित होके आएगी तब क्या होगा, c प्लस v हो जाएगा। तो ये हमारे दो उनके हमने वेलोसिटीज निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, इधर भी टाइम लगाएंगे, निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक जाने में प्रकाश की किरण को कितना समय लगा और वापस लौट के आने में कितना समय लगा। तो हम इन दोनों को जोड़ के कुल समय निकाल लेते हैं जब P से एक प्रकाश की तरंग यहाँ गई और वापस लौट के आई। तो हम इसको कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। प्रकाश किरण के P से M2 तक जाने में तथा लौटकर P पर आने में लगा समय T1 हमने मान लिया, यानी कुल समय हमने T1 मान लिया। अब T1 क्या होगा, जाने में लगा समय प्लस आने में लगा समय। तो जाने में लगा समय वो कितना है, दूरी बटा वेग, है ना। तो कितना होगा, d अपॉन c माइनस v, ये तो जाने में लगा समय, और d अपॉन c प्लस v ये हमारा आने में लगा समय हो गया। दोनों समय को हमने जोड़ लिया। तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो नीचे डिनोमिनेटर हो जाएगा c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर और हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2cd हमारे पास आ जाता है। तो T1 हमारे पास कुछ ये वेग आ गया। हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वे में लिखेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, c स्क्वायर को बाहर कॉमन ले लेते हैं। 2cd तो है, c स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो डिनोमिनेटर हमारा जो है वो क्या बन जाएगा, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसको अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर रेज टू पावर -1 लिख सकते हैं। अब ये जो चीज है इसके अंदर v जो है वो c के सापेक्ष बहुत कम है, इसलिए हम इसमें बाइनोमियल थ्योरम की एक्सपेंशन लगा सकते हैं, द्विपद प्रमेय लगा सकते हैं। तो द्विपद प्रमेय लगाएंगे और उसके हायर टर्म्स को हम निग्लेक्ट कर देंगे। तो करते हैं, तो इसके अंदर क्या होगा, पहली जो टर्म होगी 1 प्लस
है ना। तो ये -1 से मल्टीप्लाई होके +1 हो जाएगा, +1 v²/c², और हायर टर्म्स को हमने निग्लेक्ट कर दिया, और इधर c कट गया, है ना, तो 2d/c आ गया। तो t1 का जो मान है वो समीकरण 1 द्वारा 2d/c 1 + v²/c² ब्रैकेट के अंदर ये हमारा t1 प्राप्त हो गया। अब हमको क्या करना है, अब हमारे को जो पृथ्वी के लंबवत दिशा में जो हम प्रकाश की किरण भेज रहे थे, पृथ्वी की गति की लंबवत दिशा में इस किरण की बात करेंगे। तो अब इस किरण की बात करते वक्त ये ध्यान रखना कि पृथ्वी इधर चल रही है और प्रकाश की किरण इधर जा रही है। तो क्या होगा, प्रकाश की किरण जब यूं चलना शुरू करेगी, इतनी देर में पृथ्वी भी यहाँ यूं खिसकेगी और ये दर्पण भी साथ साथ खिसकेगा, है ना। तो इस कारण से इसका जो डायग्राम है वो हम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। ये देखिए, अब क्या है, पृथ्वी की गति की लंबवत दिशा में ये कोई किरण आई, ये यूं जा रही है, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, ये जब यूं जाना शुरू होगी, ये दूरी तो हमने d मान रखी है ना, और प्रकाश हमने ये पढ़ रखा है कि प्रकाश किरण का जो लंबवत दिशा में वेग होगा वो भी c होगा। तो क्या होगा, पहले तो p से m1 जाने में उसको लगा समय, और फिर m1 से वापस p में आने का लगा समय हम निकालते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इससे ऊपर से p से m तक जाने में लगा समय को मैंने लिख दिया t21। तो अब t21 जो यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा समय है, लेकिन जब तक वो प्रकाश की किरण p से m1 तक पहुंचे तब तक दर्पण खिसक के यहाँ पहुंच जाता है, क्योंकि पृथ्वी भी चल रही है। तो हमारा समय कैसे निकाल सकते हैं, यूं निकाल सकते हैं, मतलब p से m1' तक लगा समय t21 हो गया। अच्छा, अब यहाँ m1 से m1' ये दूरी कितनी हो जाएगी, क्योंकि समय तो लगा t21, है ना, और यहाँ से यहाँ तक जो खिसक रहा है वो पृथ्वी के वेग की, उसके वेग के बराबर ही खिसक रहा है, तो वेलोसिटी हो गई v। तो हमारा डिस्टेंस कितना हो गया, m1 से m1' तक का जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया, वेलोसिटी इंटू टाइम, है ना, वेग इंटू समय। तो वेग है v और समय है t21, तो ये जो दूरी है ये हमारी v इंटू t21 आ गई, है ना। अच्छा, अब प्रकाश की किरण यहाँ से यहाँ तक गई और कितने समय लगा उसको, t21, और वेग क्या था c, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, ct21 हो जाएगी, और ये एक्चुअल में जो दूरी थी वो d थी। तो ये सारी चीजें हमने क्यों समझी, क्योंकि अब हम एक समकोण त्रिभुज की बात करते हैं, P m1 इसमें हम पाइथागोरस की थ्योरम लगाएंगे, तो क्या आ जाएगी, P m1' बराबर Pm1 प्लस m1 का स्क्वायर हो गया। अब इनके सबके मान रख देते हैं, इसका मान तो हो जाएगा Ct21, इसका हो जाएगा Vt21 और इसका d², तो यहाँ रख दिया हमने c² t21² इज इक्वल्स टू d² प्लस v² t21²। दोनों को हम इधर लेकर आ गए, सिंप्लीफाई कर लिया, तो ये कुछ ऐसे आ गया, और t21² का मान d²/c² माइनस v² बन गया। अब इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं, t21 बराबर d/c² माइनस v² का हाफ हो गया। इसमें भी मैं c² को बाहर कॉमन ले लेती हूँ, तो बाहर कॉमन लूंगी तो वो अंडर रूट में से बाहर निकलेगा तो केवल c रह जाएगा, तो d/c1 माइनस v²/c² माइनस हाफ, क्योंकि मैं इसको ऊपर ले गई। वापस इस पे द्विपद प्रमेय बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे, तो बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे तो ये नेग्लेक्टिंग हायर टर्म्स करेंगे, तो ये आ जाएगा 1 + 1/2 v²/c² आ गया। अब ये जो समय आपने निकाला है, ये कौन सा समय निकाला है, जब P से प्रकाश की किरण इस दर्पण तक पहुंची। अब इतना ही समय उसको वापस लौट के आने में लगेगा। वापस लौट के आने में क्या होगा, तब तक पृथ्वी चल रही है तो P की पोजीशन ये हो जाएगी। तो वापस लौट के आने में अगर समय जो है वो t22 हम मान ले,
तो क्या होगा, वो समय उतना ही होगा जितना कि T21 जाने में जितना लगा समय लगा उतना ही वापस आकर लौट के आने में लगता है समय। तो कुल हमारा जो समय है अगर हम उसको T2 लिखें तो वो क्या हो जाएगा, इन दोनों का जोड़ या 2T21 हो जाएगा। इसमें हम 2 लगा से गुणा कर देते हैं तो आपके T2 का मान कितना हो गया, 2D/C 1 + V²/2C² हो गया। तो T1 निकल गया, T2 निकल गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों के बीच का समय अंतराल, मतलब दोनों को वापस लौट कर आने में कितना समय लगा, उनमें कितना अंतर आया, तो हम समय अंतराल निकाल लेते हैं डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या होगा, T1 - T2। तो T1 हम निकाल चुके हैं, T2 हम निकाल चुके हैं, दोनों को रख देते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो 2D/C कॉमन निकल गया और ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई होता है। सिंप्लीफाई होने के बाद आपके पास क्या आ गया, dV²/C³ आ गया। तो ये तो हमने निकाला समय अंतराल किसके बीच में, एक तो परावर्तित होकर जाने वाली तरंग और पारगमित होकर जाने वाली तरंग, यानी जो रिफ्लेक्टेड रे थी और जो ट्रांसमिटेड रे थी, उन दोनों ने मिरर से टकराकर वापस आने में जितना समय लिया वो हमने टाइम इंटरवल निकाल लिया। अब इस टाइम इंटरवल की हेल्प से हम पाथ डिफरेंस या पथांतर निकालेंगे। तो पथांतर क्या होगा, पथांतर तो डिस्टेंस होता है डेल्टा एक्स, वो क्या हो जाएगा, C डेल्टा टी हो जाएगा, वेग इनटू समय। तो हम डेल्टा टी यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लिया तो आपके पास क्या आ गया, डेल्टा एक्स पथांतर जो है या पाथ डिफरेंस dV²/C² आ गया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास आ गया, दोनों वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस आ गया। ठीक है, अब उन्होंने माइकलसन मोर्ले ने क्या करा, उस पूरे एक्सपेरिमेंट को 90 डिग्री घुमा दिया। अब 90 डिग्री घुमाने से क्या होगा, जो रिफ्लेक्टेड रे है वो तो पृथ्वी के वेग की दिशा में आ गई और जो आपकी पारगमित किरण थी वो उसके लंबवत हो गई, और उसको हम दोबारा से सॉल्व किया, इसी प्रकार से सॉल्व किया। तो उस प्रकार से ये सॉल्व करने पर भी पथांतर उतना ही प्राप्त होता है। तो यानी आपका जो कुल पथांतर है वो हमारा क्या हो जाएगा, 2 डेल्टा एक्स, तो वो इसी प्रकार से हो जाएगा। तो कुल पथांतर 2dV²/C² आ जाता है। अब ये हमने कुल पथांतर निकाल लिया। अब हम जो व्यतिकरण का जो सिद्धांत है उसकी तरफ हम गौर करेंगे। हम ये कहते हैं कि यदि पथांतर में n फ्रिंजेस आती हैं तो हमें पता है, और प्रकाश की तरंग दैर्ध्य अगर वेवलेंथ जो है लाइट की अगर लैम्डा हो तो हमें पता है 2 twice ऑफ पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू n लैम्डा। जो पथांतर का दुगना है, जो ये कुल पथांतर है वह n लैम्डा के बराबर होता है हमारा, है ना। तो इस आधार पर हम n निकाल सकते हैं। 2 डेल्टा एक्स का मान रख देते हैं, इससे n निकल गया। तो ये डेल्टा एक्स का मान रख दिया, ये आपके पास n का मान ये आ गया। अब ये जो n का मान है ये क्या है, विस्थापित फ्रिंजों की संख्या। ये हम थ्योरेटिकली कह रहे हैं कि अगर इस पथांतर में n फ्रिंजेस आती हैं तो आपको जो फ्रिंजेस पहले दिखाई दे रही थी उसके बाद जब ये पूरा प्रयोग करने के बाद इतनी फ्रिंजेस आपकी शिफ्ट हो जानी चाहिए, शिफ्ट ऑफ फ्रिंज दिखाई दे रहा है। तो अब इन्होंने क्या करा, एक्चुअल वैल्यूज रखी जो जो इन्होंने उपकरण में काम में ली थी। जैसे दर्पण की दूरी 11 मीटर ली थी, वेग जो है वो पता है हमें पृथ्वी का, तरंग दैर्ध्य प्रकाश की हमने जो सेंट्रल है वो ले ली और प्रकाश का वेग ले लिया और उसको सॉल्व किया। तो उसको सॉल्व करने के बाद जो पथांतर है वो 0.37 प्राप्त होता है, यानी फ्रिंजे जो है वो अप्रोक्सीमेटली इतनी फ्रिंजेस शिफ्ट होनी चाहिए। अर्थात उपकरण को 90 डिग्री घुमाने पर विस्थापित फ्रिंजों की संख्या 0.37 होनी चाहिए, परंतु वास्तव में फ्रिंज विस्थापन 0 प्राप्त हुआ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि देयर वाज नो फ्रिंज शिफ्ट। मतलब आपने जैसे उपकरण से एक बार रीडिंग ली और उसके बाद उसको 90 डिग्री घुमा दिया तो उसमें कोई फ्रिंज शिफ्ट नहीं दिखाई दिया, जैसे था वैसा ही दिखाई दिया।
जबकि वो उपकरण, हम कह सकते हैं उपकरण की कमी होगी, लेकिन उपकरण को उन्होंने इतना सेंसिटिव बनाया था कि अगर 0.01 फ्रिंज का भी अगर डिस्प्लेसमेंट होता या शिफ्ट होता तो वो भी वो उपकरण मेजर कर सकता था। लेकिन उस एक्सपेरिमेंट में, इसलिए उसमें एरर की संभावना बहुत कम थी, लेकिन ये फ्रिंज शिफ्ट 0 मिला। अब उसके बाद उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने तो 0 कर लिया, फिर अनेक और बहुत सारे वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट ने उस एक्सपेरिमेंट को किया और अलग अलग लैम्डा अलग अलग ले लिए। जैसे इन्होंने सेंट्रल लिया था, ये वाला लिया, अलग अलग लेके करा, अलग अलग स्थानों पे किया, अलग अलग समय पर किया, लेकिन कहीं भी कोई फ्रिंज शिफ्ट नहीं मिला। अर्थात प्रत्येक स्थिति में ईथर के सापेक्ष पृथ्वी का वेग का मान 0 होना चाहिए। तो अब ये जो प्रयोग थे इसका क्या है, इसमें फ्रिंजों में विस्थापन प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए इस माइकलसन मोर्ले प्रयोग को हम नेगेशन रिजल्ट भी कहते हैं, है ना। इसको नेगेशन रिजल्ट के टर्म्स में भी कहा जाता है, या परिणाम नकारात्मक परिणाम भी कहलाते हैं। अब ये नकारात्मक परिणामों को समझने का प्रयास किया गया कि ये नकारात्मक क्या हुए। तो उसने ये कहा कि जब पृथ्वी ईथर माध्यम में गति करती है तो वह अपने साथ ईथर को भी घसीटती है। अगर ईथर उसके साथ साथ ही घिसटता हुआ जा रहा है तो उनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन होगी ही नहीं, है ना। और प्रकाश का वेग सभी दिशाओं में समाप्त होगा, तो समान होगा। अगर ये मान ले तब तो सही है, लेकिन उससे क्या है, तारकीय अपरेपण को नहीं समझा सके। जो स्टेलर एबरेशन है वो ये समझाया नहीं जा पा रहा था, इसलिए इसको तो छोड़ना ही पड़ा कि भाई ये वाला तो नहीं होगा कि ईथर को ड्रैग करके ले जा रही है पृथ्वी। दूसरा जो था वो ये है कि यदि प्रकाश का वेग उसके वास्तविक वेग और इसके स्रोत के वेग के सदिश योग के बराबर माना जाए तो नकारात्मक परिणाम की व्याख्या की जा सकती है। यानी जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है उसे उसके एक्चुअल वेलोसिटी और जिस से वो जो सोर्स जिसमें से प्रकाश निकल रहा है उसके वेग का अगर हम सदिश जोड़ कर दे, वेक्टर सम कर दे, तो इस नेगेटिव रिजल्ट को एक्सप्लेन किया जा सकता है। लेकिन ये भी नहीं मिली क्योंकि इन दोनों के बीच में आपेक्षिक वेग में अंतर ज्ञात करना संभव नहीं था, तो ये भी हमारा नहीं हुआ। उसके बाद एक लॉरेंस और फिट्जजेराल्ड ने एक संकुचन का दिया। उन्होंने कहा कि अगर कुछ ऐसा हो कि द्रव के पिंड की जो लंबाई है वो पृथ्वी के वेग की दिशा में और उसकी लंबवत दिशा में अगर अलग अलग हो जाए, यानी पृथ्वी के वेग की दिशा में अगर संकुचन माना जाए, तो शायद इस रिजल्ट को एक्सप्लेन कर सकें। परंतु प्रयोग से तो कोई संकुचन मिला नहीं, इसलिए इसको भी मान्यता नहीं मिली। तो कुल मिला के फिर ये जो फाइनली जो रिजल्ट है वो क्या हुआ, रिजल्ट ये हुआ कि ईथर जैसी कोई चीज अस्तित्व में नहीं है। इसको जो अवधारणा है उसको हम जो ये मान रहे हैं कि ईथर पूरे संसार में व्याप्त है और सारी हेवनली बॉडीज उसके अंदर चल रही है, ये सरासर गलत है। तो इसलिए इसको हम नेगेशन रिजल्ट कहते हैं। इसने ईथर की जो मान्यता थी उसको अर्थहीन बना दिया था कि इसका कोई अस्तित्व नहीं है। हाँ, फिट्जजेराल्ड ने और लॉरेंस ने जो एक आइडिया दिया था उस आइडिया को आइंस्टीन ने फिर फर्दर डेवलप किया और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट दिया जो सर्वमान्य है। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हम इतना ही करेंगे। धन्यवाद।